मैं अनीता कटारा भूगोल में सहायक आचार्य हूँ और आज मैं आपको बीए थर्ड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र प्रादेशिक भूगोल के एक टॉपिक यूरोप के जो यूरोप महाद्वीप है उसके उच्चावच या रिलीफ के बारे में या धरातल के बारे में फिज़िकल फीचर्स के बारे में बताऊंगी। तो जब हम बात करते हैं सबसे पहले तो ये कि यूरोप के जो विभिन्न भाग हैं उनमें स्थलाकृतिक विविधता पाई जाती है। स्थलाकृतिक जो विविधताओं का मतलब होता है लैंडफॉर्म्स या टोपोग्राफिकल जो डाइवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ये बात कर लेते हैं कि यूरोप है उसको स्थलाकृति या लैंडफॉर्म्स के आधार पर हमने 4 भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट है उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है मध्यवर्ती पर्वतीय पठारी प्रदेश और तीसरा है दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश और चौथा है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। तो एक तरह से या इसको हम उत्तर से दक्षिण की तरफ तो ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ये बात करेंगे कि भाई इसको जो मैदान का जो मध्यवर्ती भाग है उसको बाद में लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पहला जो पॉइंट है उसको लेंगे उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, यानी कि यूरोप के जो उत्तरी पश्चिमी भाग में जो पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये पर्वतीय प्रदेश पूर्व कैम्ब्रियन या कैलेडोनियन युग या एरा की जो कठोर चट्टानें हैं उनसे बना हुआ है और इसको भूकंप ने बहुत कम प्रभावित किया है। इसके अलावा ब्रिटिश द्वीप समूह, नॉर्वे और स्वीडन के जो पर्वतीय भाग हैं वो भी इसी में शामिल होते हैं। बहुत पुराने समय से ही अपक्षय और अपर्दन होता रहा है यहाँ पर। तो ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये अत्यधिक घिस चुकी हैं और साथ में जैसे छोटे छोटे पर्वतों के रूप में ही विद्यमान है ये, और जो इनके शिखर हैं ऊपर जो चोटी होती है वो गोलाकार होती है और चपटी होती है। जो ये उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश हैं इनको भी हमने इनके दो सब डिविजन्स किए हैं या 2 उपप्रदेश किए हैं, जिसमें से पहला है स्कैंडिनेवियाई पर्वत और दूसरा है ब्रिटिश पर्वत। तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैंडिनेवियाई पर्वत की। तो इसमें तो हमने क्या किया है कि जो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क इन 3 देशों के पर्वत श्रेणियों को लिया है। इनका जो विस्तार है वो पूर्व में फिनलैंड से लेकर पश्चिम में स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के जो पश्चिमी भाग तक है, यानी कि इसको आप देख लीजिए एक पूरे लाइन में आ रहा है ये फिनलैंड से लेकर के पश्चिम में स्कैंडिनेविया तक। और यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पाई जाती है। तो ये पर्वत श्रेणियाँ जो हैं इनकी जो शिखर हैं उस बर्फ़ के कारण या जो जैसे जो ग्लेशियर्स जब जो फिसलते रहते हैं यहाँ पे उनकी वजह से इनके जो शिखर हैं ऊपरी भाग जो है वो सपाट मतलब यानी कि चौरस या समतल और गोलाकार हो गए हैं। और इस प्रदेश में एस्कर, हिमोड, सर्क, हिमानी झीलें जैसी जो ग्लेशियर्स से बनी हुई जो आकृतियाँ हैं वो पाई जाती हैं। जो इनके किनारे के भाग है, तटीय भाग है, वहाँ पे हिमानी से बनी हुई गहरी और जलमग्न घाटियाँ पाई जाती हैं, उन्हें फ्योर्ड के नाम से जानते हैं हम लोग। और जैसे नॉर्वे और जो स्वीडन के जो जितने भी पूरा जो तटीय भाग है वो उसमें बहुत सारे फ्योर्ड पाए जाते हैं। मैंने बता ही दिया आपको कि ग्लेशियर्स या हिमानी से बनी हुई जो गहरी और जलमग्न घाटियाँ हैं उन्हें फ्योर्ड कहा जाता है। इसके बाद हम लेते हैं ब्रिटिश पर्वत को, जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और आयरलैंड देश में फैले हुए हैं उसमें उसको लिया गया है। ये वाले जो पर्वत हैं वो प्राचीन काल की जो रवेदार कठोर चट्टानें उनसे बनी हुई हैं और जो ग्लेशियर्स हैं या हिमानियों के द्वारा ये क्या है बहुत ज़्यादा इनको काट दिया गया तो ये नीचे हो गई हैं। ये उसमें यू आकार की घाटियाँ गोल और सपाट शिखर पाए जाते हैं। कुछ विद्वान इसे
मध्य अटलांटिक कटक का आगे बढ़ा हुआ भाग मानते हैं। अब हम लोग सब जानते हैं कि जो अटलांटिक महासागर है उसके मध्य भाग में एक कटक पाई जाती है जिसे मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। तो वो उत्तरी भाग तक बढ़ते बढ़ते आगे इसी में शामिल हुई मानी जाती है। ब्रिटिश द्वीप के जो तटीय भाग हैं वो बहुत नीचे हो रखे हैं और साथ में वहाँ पर नदियों द्वारा रिया तट बने हुए पाए जाते हैं। जो इंग्लैंड देश है उसके बीच में उत्तर दक्षिण दिशा में पिनाइन श्रेणी है जो प्राचीन रवेदा चट्टानों से बनी हुई है। इस प्रकार से इस उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया है और तीन तीन देशों में ये फैला हुआ है। उसके बाद हम लेते हैं सेकंड नंबर पर मध्यवर्ती पर्वतीय पठारी प्रदेश। इसमें आता पश्चिम में आइबेरिया महाद्वीप से लेकर पूर्व में चेक गणराज्य और जर्मनी के बोहेमिया उच्च भूमि तक के पर्वतीय और पठारी भाग आते हैं। फ्रांस का जो मध्यवर्ती पठार है वो तथा वो जो वॉस्जेस पठार है वो इसी भाग में आता है। ये जो प्रदेश है बहुत ज़्यादा विषम धरातल वाला है। विषम धरातल मतलब बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। वहाँ हर्षिनियन काल में बनी हुई पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। हर्षिनियन जो हलचल हुई थी वो आज से लगभग 2400 लाख वर्ष पहले घटित हुई थी। ये पर्वत श्रेणियाँ बहुत ज़्यादा प्राचीन है और घिसके बहुत ज़्यादा नीची हो गई हैं और अवशिष्ट रूप में विद्यमान है। ये पर्वतीय अल्पाइन हलचलों से प्रभावित रहे। मतलब जब जो पर्वतीय अल्पाइन हलचलें हुई थी उस समय का इन पर कोई असर नहीं हुआ है। स्पेन के मेसिटा और फ्रांस के मध्यवर्ती पठार, ब्रिटेन प्रायद्वीप, राइन उच्च प्रदेश, ब्लैक फॉरेस्ट, वॉस्जेस, बोहेमिया पठार इस पर्वतीय पठारी प्रदेश के अंग हैं। जो दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश है उसमें हमने जो दक्षिणी यूरोप की अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको लिया है। यानी कि ये देखिए अब लाइन से उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है। तो ये क्योंकि नवीन वलित पर्वत हैं, सब जानते हैं कि वलित पर्वत वो हैं जो बिल्कुल नए बिल्कुल रिसेंट ईयर्स में बने हैं या नए, यानी कि जो सबसे ज़्यादा नए हैं बाकी पर्वतों से। और ये हिमालय के समकालीन हैं। समकालीन का मतलब है कि जब हिमालय बने थे तभी ये अल्पाइन बने थे। इनमें ऑल्पस पर्वत सबसे ज़्यादा प्रमुख है। इसी के नाम पर इन्हें अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ कहा जाता है। इन पर्वत श्रेणियों के जो शिखर हैं वो ऊंचे और नुकीले हैं। इस प्रदेश के जो प्रमुख जो पर्वत हैं वो पिरेनीज, सियरा नेवादा, अल्वस, अल्पाइन, बल्कान, दिनारेक, कार्पेथियन, कॉकेशस ये हैं। ये जो नवीन मृदा पर्वत श्रेणियाँ हैं इनमें जो हिमानिया है उन्होंने काट करके या ग्लेशियर्स जो हैं उनकी घर्षण से यू आकार की घाटियाँ, सर्क, हिमानी झीलें और अन्य कई भूआकृतियाँ बना दी हैं। और इसमें ल्यूकेन झील, ज्यूरिक झील, जेनेवा झील ये कुछ झीलें पाई जाती हैं। जो अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ हैं उनकी उत्पत्ति जो अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी उत्पत्ति पूर्व पश्चिम की जो भूसन्नति है उसमें दीर्घ काल तक जो नदियाँ थीं उन्होंने अपने मलबे का जो निक्षेप किया उससे बनी है। अब भूसन्नति क्या होती है आप सबको पता है कि दो पहाड़ियों के बीच में जो गहरी घाटी होती है इसमें और या जो नदी होती है या देखा जाए तो एक तरह से घाटी होती है, उसमें जो पदार्थ है मलबा ला के लगातार जब निक्षेप किया जाता है जिसका मलबे का या उसका निक्षेप या डिपोजिशन किया जाता है तो उससे ये पर्वत श्रेणियाँ बन जाती हैं। ये जो पर्वत हैं विश्व के सबसे नए और वलित पर्वत हैं और ये पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित हैं। इसकी कुछ शाखाएं जो हैं वो दूसरी दिशा में पाई जाती हैं। जैसे इटली का जो एपिनाइन पर्वत है वो उत्तर दक्षिण दिशा में है। अब जैसे जो प्रमुख ये अल्पाइन पर्वत है
उनमें जो पर्वत श्रेणियाँ, जो चोटियाँ आती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने पिरेनीज माउंटेन को या पिरेनीज पर्वत को लिया है। ये जो पर्वत है वो स्पेन और फ्रांस के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। इसका विस्तार पश्चिम में बिश्के की खाड़ी से लेकर पूर्व में भूमध्य सागर तक है और ये एक मोरदार पर्वत है, जिसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है पिको डी एनाटोक, जो कि 3404 मीटर ऊंचा है और इसके पश्चिम भाग में स्थित है। इसका जो उत्तरी ढाल है वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और इसी ढाल पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। इसके बाद आता है ओल्पस पर्वत। ये जो नवीन मोरदार पर्वत है, इसकी कई श्रेणियाँ हैं जो पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है। इसका सबसे ऊंचा शिखर जो है माउंट ब्लांक है, जो सागर तल से लगभग करीब 4807 मीटर ऊंचा है। लगभग 22.5 हज़ार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ और जो ओल्पस पर्वत है, इसमें बहुत सारी ग्लेशियर्स, हैंगिंग वैलीज यानी लंबी घाटियाँ, शंग या हॉर्न्स पाए जाते हैं। ओल्पस पर्वत का जो विस्तार है वो फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड यानी जूरा पर्वत तक है। इसका दक्षिणी पश्चिमी भाग फ्रांस में और उत्तरी पश्चिम भाग स्विट्ज़रलैंड में है। जो फ्रांस में जो ओल्पस पर्वत का विस्तार है वो लियन से दक्षिण की ओर है और जहाँ 2000 मीटर तक ऊंची पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। और जो ओल्पस का जो सर्वोच्च शिखर है वो माउंट ब्लांक इसी भाग में है, इसी भाग में है। तो स्विट्ज़रलैंड में जूरा पर्वत के नाम से ये विख्यात है। इस ओल्पस पर्वत की ऊंचाई 1000 मीटर तक है। इस प्रकार जो ओल्पस का जो पश्चिमी भाग है पूर्वी भाग की अपेक्षा ज़्यादा ऊंचा है। स्विट्ज़रलैंड के लगभग 75% भूभाग पर ओल्पस पर्वतों का विस्तार है। ओल्पस के उत्तरी ढाल का अपवाह उत्तर की ओर, दक्षिणी ढाल का अपवाह दक्षिण की ओर है। इसको मैं आपको अब नीचे एक नक्शे के बारे साथ दिखा देती हूँ। आप इन जो मैंने आपको ऊपर जो कुछ भाग दिखाए हैं उसमें देख लीजिए और अभी ये क्योंकि और बाकी है, इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो आप इसको नक्शे को ज़रा देख लीजिए।